हेलो गाइस, आज हम क्लास 9th का साइंस का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। लकड़ी की मेज को ठोस कहा जाता है, कारण दीजिए। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, गिव रीजन। क्योंकि इसका निश्चित आकार और आयतन होता है और इसके अंदर अंतर कोशिकीय जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो नहीं होते हैं, उसकी वजह से जो लकड़ी है उसे ठोस कहा जाता है। हम अपना हाथ हवा में आसानी से चला सकते हैं, लेकिन लकड़ी के ठोस ब्लॉक के माध्यम से ऐसा करने में हमें कराटे विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, कारण दीजिए। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट नो सेम दो द सॉलिड ब्लॉक टू ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट गिव रीजन। जैसे कि हवा में अपने हाथ हिला पाते हैं, लेकिन अगर वुडन कुछ होता है तो उसमें नहीं हिला पाते। इसका रीज़न भी सेम यही आएगा, क्योंकि हवा में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है हर सेल के बीच के अंदर वो ज़्यादा होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश ज़्यादा होता है, इसीलिए हम अपना हाथ आसानी से ला पाते हैं। लेकिन जो वुड है उसके अंदर नहीं होता है, जो स्पेस है वो नहीं होता है, इसीलिए हमें क्या लगता है, चोट लगती है या उसके लिए स्पेशल कराटे की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर बर्फ एवं पानी दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं? एट वट टेम्परेचर वाटर एंड आइस को एग्जिस्ट टूगेदर। तो क्या है, देखो 0 डिग्री पर भी और क्या कहा गया, बी देखो 273 डिग्री पर भी। इन दोनों पर क्या होता है, जो तापमान है वो क्या होता है, बर्फ और पानी दोनों में ही रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सी आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। आपको दिया गया रंगहीन तरल पदार्थ शुद्ध है, ये कैसे पुष्टि करेंगे? हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन यू श्योर प्योर वाटर? जो दिया गया है वो प्योर वाटर है, कैसे कंफर्म पता चलेगा? अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जो भी लिक्विड दिया गया है वो रंगहीन है, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कितना है, 100 डिग्री है, इसका मतलब वो तरल शुद्ध जल है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव किसमें दिखेगा? तो टिंडल प्रभाव यहाँ पे देखो किसमें दिखेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड सी में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड में दूध में दिखेगा और स्टार्च विलेन में। इन दोनों में हमें क्या दिखेगा, टिंडल प्रभाव दिखेगा, जबकि ये दोनों क्या पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाते हैं जल के अंदर, जबकि दूध और स्टार्च विलेन हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। CO2 और पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे जाते हैं? हाउ डू द सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट थ्रू ऑफ द सेल? तो देखो CO2 है, जो गैसेज होते हैं वो डिफ्यूजन से, विसरण से जाती है, और जबकि जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है। ये दोनों ध्यान रखना है आपको, गैसेज जो है वो डिफ्यूजन से जाती है और जो वाटर है वो ऑस्मोसिस से जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? देखो कहा गया, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिव पेरिमेबल? क्योंकि वो क्या करती है, चयन करती है कि पाचक एंजाइम जो नहीं क्या करती है, वो चयन करती है कि किसको, कौन से पदार्थों को अंदर जाने देना है, कौन से पदार्थों को बाहर आने देना है, इसलिए वो चयन वर्णात्मक वो सेलेक्ट करती है, सेलेक्टिव पेरिमेबल है, मतलब कि सेलेक्ट करती है कि किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना, तो इसीलिए उसे सेलेक्टिव पेरिमेबल चयन कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? वाई आर द लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइडल बैग? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। कई बार ये क्या करते हैं, सेल फट जाती है, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ जाते हैं और सेल को ही क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, पादपों के शीर्षक विभोतकी कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द एपिकल मेरिस्मेटिक फाउंड इन द प्लांट? तो देखो जो शीर्षक मतलब कि टिप पर मिलेगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे, एट ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट। तो शीर्षक मतलब विभोतक जो बार बार डिवाइड करता है, तो चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो, उनकी टिप पर मिलेगा, तो एट ग्रोइंग टिप ऑन द स्टेम एंड द रूट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हृदय की मांसपेशियों की 2 विशेषता बताइए। गिव 2 फीचर्स ऑफ द कार्डियक मसल्स। तो देखो एक तो ओनली हार्ट सेल में मिलता है, कि हार्ट सेल में मिलता है, और इनवॉलेंटरी होता है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेटेड होता है, बीच बीच में लाइनें होती है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, दिए गए में दोनों कथनों में विस्थापन के लिए सही है या नहीं? ये शून्य हो सकता है, देखो विस्थापन क्या है, शून्य नहीं हो सकता, तो ये शून्य नहीं हो सकता। इसका परिणाम शून्य हो सकता है, मतलब देखो अगर यहाँ से लेकर वापस आप यहाँ पर आ गए तो आपका विस्थापन क्या है, शून्य है, लेकिन आपने दूरी डिस्टेंस कवर किया है, तो ये शून्य नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, अधिक नहीं हो सकता, कम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। 4 कारें ABCD एक समतल सड़क पर चल रही है, उनके बीच की दूरी ग्राफ द्वारा दर्शाना है आपको। देखो यहाँ पे दिया गया है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो ये एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट सिग्नस स्पेसशिप रीच टू द स्टेशन 5 मिनट। उसको कितना लगा, 5 मिनट, एंड डिस्टेंस कवर द ग्राउंड स्टेशन एंड द स्पीड इज द। देखो क्या दिया गया,
पहले हमें मिनट दिया गया तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 300 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको 300 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या, ये देखो यहाँ पे दिया गया है सबसे धीरे कार कौन सी चल रही है, तो देखो बी कार जो है वो क्या है, सबसे स्लो चल रही है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ग्राफ को देखकर हमें बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसके बाद क्या कहा गया यहाँ पे, एक सेकंड, देखो वापस से वही क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। देखो ये इसके लिए क्वेश्चन द्वारा ये लिया गया, देखो क्या कहा गया, 5 × 300 होगा। इसके बाद में 3 × 10 की पावर को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 9 × 10 की पावर 10 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यही अभी हमने समझा है सारे क्वेश्चन, देखो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बस की छत पर रखे किसी भी सामान को रस्सी से बांधने की सलाह क्यों दी जाती है। वाई इज द एडवाइस टू टाई द लगेज केप्ट इन द रूफ ऑफ द बस ऑफ द रोप, की सामान गिर ना जाए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब एकदम से झटका लगेगा तो क्या होगा, सामान तो इस तरह से चलता रहेगा, बस एकदम से रुक जाएगी तो सामान कहीं गिर ना जाए, इसीलिए क्या किया जाता है, उसे बांधने की सलाह दी जाती है। एक कराटे खिलाड़ी को एक ही झटके में बर्फ की सिल्ली कैसे तोड़ देता है। हाउ द कराटे प्लेयर्स ब्रेक द स्लैब ऑन द आइस विद द सिंगल स्ट्रोक। अधिकतम संवेग के कारण क्या हो जाता है, बल अधिक हो जाता है। जब संवेग ज़्यादा लगता है, उसे तेज स्पीड से बल लगाया जाता है तो बल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ट्रिक लग जाती है ना, उनको पता चल जाता है कि किस तरीके से करना है। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर आधारित है। तो देखो गेंद लपकने के लिए हाथों को पीछे और नीचे की ओर, जब बॉल पकड़ते हैं तो हाथों को नीचे की तरफ लेके जाता है। ऊंची खिलाड़ी को गद्दे या रेत का ढेर लगाना, कराटे द्वारा पत्थर की पट्टी पर एक झटके से तोड़ देना, सारे ही क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इंग्लिश में भी विच ऑफ द फॉलोइंग इन द न्यूटन सेकंड लॉ, तो सारे के सारे न्यूटन के सेकंड लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आप अपने वाहन और यात्रा करते समय सीट बेल्ट बांधना आवश्यक क्यों समझते हैं। व्हाई डू यू थिंक द नेसेसरी फास्टन योर सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग योर व्हीकल, तो क्योंकि जब एकदम से ब्रेक लगेगी तो वो झटका लगेगा तो आपको आगे कहीं चोट ना लग जाए, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, बेल्ट लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, भंडारण के दौरान अनाज को नुकसान के लिए कौन से कारक जिम्मेवार हैं। तो देखो कौन, व्हाट फैक्टर में बी रिस्पॉन्सिबल लॉस ऑफ द ग्रेन इन द ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो देखो एक तो बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं, जैविक और अजैविक घटक। तो अजैविक में नमी का आ जाएगी, आर्द्रता आ जाएगा, तापमान आ जाएगा ना, ये हो जाएगा। और जीवित में और जैविक घटक में कौन सा आ सकता है, रैट, चूहे, कीड़े मकोड़े, ये सब इसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पर, कृषि में कुछ रोग निवारण उपाय और जैविक नियंत्रण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। पादपों में विभिन्न रोग जनकों के कारण होते हैं। तो देखो कारण दिया गया व्याख्या, तो ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ए का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो कि बोथ ए एंड आर ट्रू है और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम को हथेली पर रखने पर हमारे लिए ठंडक महसूस करती है। एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम हवा के संपर्क में आने पर वाष्पित हो जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 100 डिग्री पर भाप उबलते पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन पैदा करता है। भाप में अतिरिक्त छिपी हुई ऊष्मा होती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो अगर 100 डिग्री का पानी होगा और एक भाप होगी, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन भाप हमें ज़्यादा गर्मी देती है। स्टीम 100 डिग्री टेम्परेचर मोर सर्वर बर्न इन द बॉइलिंग वाटर, आर स्टीम हैव द रीजन हिडन इन द कोल्ड लेटन हीट। तो ये सही हो जाएगा दोनों ही स्टेटमेंट और इसका आंसर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहा गया, एक पैराग्राफ दिया है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। मछली के कृत्रिम प्रजनन, पालन और प्रत्यारोपण को मत्स्य पालन कहा जाता है। इसे मछली पालन भी कहते हैं। मछली पालन शब्द का एक्वा फार्मिंग या टैंकों के अंदर या घरों के तालाबों में मछली पालने के लिए विशिष्ट है। देखो ये पैराग्राफ है। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में मुलेट, भेटकी, परसलाद, झींगे, मत्स्य किसके उदाहरण है, तो समुद्री मछली के। किसके उदाहरण है, समुद्री मछली के। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। मलेट्स, भेटकी, पर्ल, स्पोर्ट्स, प्राउन एंड मसल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द मैराइन फिश। मछली उत्पादन और प्रबंधन को कहा जाता है मत्स्य पालन या पिक्सीकल्चर कह देंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समुद्री मछलियों को समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है। मत्स्य पालन का संवर्धन को कहा जाता है मेराइन फिश आर कल्चर इन द सी वाटर, दिस कल्चर फिशरीज इज कॉल्ड द मैरीकल्चर। क्या कहेंगे, समुद्री संवर्धन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, विभिन्न जल संकायों में की जाने वाली मछलियों के संवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। कल्चर ऑफ द फिश डन इन द डिफरेंट वाटर बॉडी इज कॉल्ड एक्वा कल्चर या जलीय कृषि कहते हैं इसको। मीठे पानी के संसाधन जैसे कि नहरों, तालाबों, जलाशय की नदियों में पाई जाने वाली मत्स्यिकी कहलाती है। द फिशरी डन बाय द फ्रेश वाटर रिसोर्स, कैनाल, पॉन्ड, रिजर्वियर एंड द रिवर्स इज कॉल्ड क्या कहा जाता है, आइलैंड, अंतःस्थल की मत्स्यिकी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में फिर एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे हम देखते हैं, सिर्फ हम आंसर्स को देखेंगे। देखो क्या कहा गया है,
एक कोलाइड जिसमें ठोस किसी द्रव से परिक्षेपित होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम। याद करना, एक टेबल दिया गया है बुक में, उसे आपको अच्छे से याद करना है, क्वेश्चंस कई आते हैं वहाँ से। अ कोलाइड मिक्सचर वेयर सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इन अ लिक्विड मीडियम इज ए सोल। अ कोलाइड जिसमें द्रव व माध्यम के द्रव कण परिशक्तित होते हैं उसे इमल्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, एक कोलाइड जिसमें द्रव या ठोस माध्यम में गैस के कण परिलक्षित होते हैं उसे फोम कहा जाता है। एक गैस परिक्षेपण माध्यम में द्रव तथा ठोस के कण परिक्षिप्त अवस्था में एक साथ होते हैं उसे एरोसोल कहा जाता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। देखो, एक ठोस माध्यम में बिखरे हुए द्रव के कण परिक्षिप्त अवस्था में होते हैं, वह कोलाइड होता है जेल। ये चारों पांचों क्वेश्चन थोड़े से आप उस टेबल में से याद कर लीजिएगा, आपको इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है न्यूटन के नियम दिए गए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम दो बलों तथा क्रिया और प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है। तो देखो, न्यूटन की गति का तीसरा नियम दो बलों अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है। ये बल होते हैं हमेशा अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। एक इधर कार्य करेगा, एक इधर कार्य करेगा, दोनों बराबर होंगे और विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक पानी का टैंकर अपनी ऊंचाई के 2/3 भाग से भरी हुई है। एक पानी का टैंकर अपनी ऊंचाई के 2/3 भाग तक भरी हुई है, एक समान चाल से गति कर रही है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंकर में पानी क्या होगा, आगे बढ़ेगा और धकेलेगा। पानी क्या होगा, आगे की तरफ धकेलेगा, मूव फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। वाटर टैंक फिल्ड इन 2/3 इज द हाइट ऑफ द मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक द वाटर विल टैंक वुड बी मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाएगा। कार की सीट में बेल्ट लगाए ताकि अगर आपातकालीन ब्रेकिंग के कारण अचानक सीट पे बैठे व्यक्ति की आगे की भयानक रूप से धकेला ना घायल होने से बचाया जा सके। क्या आप उस नियम को बता सकते हैं जिसके कारण यह होता है? न्यूटन की गति का पहला नियम। ये नियम कौन सा है? न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। किस स्थिति में न्यूटन की गति का दूसरा नियम शामिल है? तो एक बल गतिमान हल्के वाहन को भारी वाहन की तुलना में अधिक आसानी से त्वरित कर सकता है। मतलब हल्का वाहन क्या होगा, इजीली मूव कर जाएगा सेकंड त्वरण के कारण ना, जहाँ ज़्यादा त्वरण होगा वहाँ पे क्या होगा, बल ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि हवा का प्रतिरोध और क्या है, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव यहाँ पे हो जाएगा। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग से हैं, हम आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। देखो क्या कहा गया है यहाँ से, ये टिश्यूज वाले चैप्टर में से लिया गया क्वेश्चन। पढ़ते हैं, हमारे मुंह की भीतरी परत टिश्यू दैट फॉर्म इन इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ कौन सा है? शल्की एपिथेलियम या स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। मानव में पेशी की अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, मसल से बोन को जोड़ने को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, कंडरा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मानव में अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला, देखो अस्थि से अस्थि, बोन टू बोन जोड़ने वाला क्या होता है? लिगामेंट। बोन टू बोन लिगामेंट होता है। देखो बीबी क्या हो जाएगा, लिगामेंट, बीबीएल कर देना, बीबीएल, बीबी मतलब कि बोन टू बोन, और क्या हो जाता है, लिगामेंट हो जाता है। और मसल टू बोन हो जाएगा टेंडर। जब एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड, तरल अधात्री के संयोजी ऊतक क्या हो, कनेक्टिव टिश्यू और द फ्लूइड मैट्रिक्स क्या हो जाता है? ब्लड, रक्त हो जाएगा। मस्तिष्क में उपस्थित ऊतक कौन सा है? तंत्रिका ऊतक। टिश्यू दैट प्रेजेंट इन द ब्रेन इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। केल्विन में परिवर्तन करना है, इसको हमें क्या करना है? केल्विन में परिवर्तन करता है। तो 400 को तापमान को सेल्सियस में दिया गया है, तो हम क्या करते हैं 273, उसके अंदर 273 क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। बस ये याद रखना है, सेल्सियस में जब दिया हो तो ऐड कर देते हैं, अगर केल्विन में दिया हो तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सेल्सियस में दिए, हमें 273 प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। गर्म शुष्क दिनों में डेजर्ट कूलर क्यों अधिक बेहतर तरीके से काम करते हैं? व्हाई डज द डेजर्ट कूलर बेटर इन अ हॉट ड्राई? क्योंकि वो वाष्पीकरण अच्छा कर देते हैं। क्यों, क्या होता है उसके अंदर? इवेपोरेशन अच्छा हो जाता है, इसकी वजह से वो अच्छा कूलिंग कर देते हैं। मटकी में रखा पानी गर्मी में कैसे ठंडा हो जाता है? हाउ डज द वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट मटका बिकम अ कूलिंग ड्यूरिंग द समर? क्योंकि क्या होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद होते हैं मटके के अंदर, जिसके कारण क्या है, वाष्पीकरण बहुत ही आसानी से होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? व्रत पोषक किन्हें कहते हैं? दो व्रत पोषकों के नाम दीजिए। व्हाट इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट? नेम एनी टू मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो ऐसे तत्व जिनकी प्लांट्स को या जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है शरीर को, उसे हम क्या कहते हैं? व्रत पोषक कहते हैं। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी कम आवश्यकता होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उसे व्रत पोषक या मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, इस तरह से मैग्नीशियम, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद देखो पोटेशियम हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा गया है, समांगी और विषमांगी मिश्रण देखना है। तो समांगी मिश्रण वायु या पेय हो जाएगा, वायु हो जाएगा, सिरका हो जाएगा, चीनी विलयन, और विषमांगी क्या हो जाएगा, रक्त और मिट्टी हो जाएगा। विलयन के घटकों के नाम विलेय और विलायक। विलयन के घटकों का नाम क्या होता है, विलेय एंड विलायक। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया है। यहाँ पे हमें होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर का पता लगाना था, तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस अभी हमने लगाया। शुगर सॉल्यूशन, विलयन, विनेगर, इसके अलावा एरेटेड ड्रिंक और एयर, ये क्या हो जाएंगे, होमोजीनस। और हेट्रोजीनस में क्या आएगा, सॉइल एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। ठीक है अभी, और इसका सॉल्यूट एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्यूट, यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसके जो दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। व्हाट इज अ टिंचर, आयोडीन। आयोडीन टिंचर क्या होता है, जब आयोडीन में अल्कोहल मिला दिया जाता है तो उसे आयोडीन टिंचर कहते हैं। डू सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट, क्या ये टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, नहीं ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके जो साइज है वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, जिसमें कि क्या होगा, लाइट स्कैटर नहीं हो पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन इस देखो आसान है, इसमें क्या दिया गया है, बल दिया गया है हमें, और यहाँ पे दिया गया F, तो 50 डिवाइडेड बाय n कर देंगे तो 10 kg हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 का ही, और 25th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 25th में क्या कहा गया, एक रेलगाड़ी इतने चाल से चल रही है, ब्रेक लगने से त्वरण उत्पन्न होता है, तो परिकलित कीजिए कि विरामावस्था में कितनी दूरी पर होगी। ट्रेन ट्रेवलिंग इज स्पीड विद ब्रेक अप्लाइड इतने टाइम से, तो वो कितनी दूरी पर होगी। तो देखते हैं इसका आंसर 26 का। तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से आंसर होगा। तो आप देख लीजिएगा आंसर, देखो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था, v² माइनस u² 2as हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो 625 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतु कोशिका का साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए, नीट लेवल डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल। तो देखो उसमें आपको केंद्रक दिखाना है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य दिखाना है, केंद्रक झिल्ली दिखानी है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ER, ये सब दिखाकर एक अच्छा सा डायग्राम बना दीजिएगा। आपकी NCERT में अच्छा डायग्राम दिया गया है। उसके बाद देखो क्या कहा गया, संतृप्त विलयन को असंतृप्त विलयन में कैसे बदलेंगे, उसको गर्म करके हम बदल सकते हैं, या फिर उसके अंदर सॉल्वेंट विलेय को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको असंतृप्त में बदल सकते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या करेंगे उसको हीट करके या उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करके। अच्छा इनमें से हमें विलेय और विलायक को बताना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बताना है। तो चीनी यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगी, विलायक पानी यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। वायु पेय कैसे में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर कैसा हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। निलंबन किसे कहते हैं, इसके गुण धर्म हमें बताने हैं। निलंबन के कणों का आकार कोलाइडो के कणों के आकार से बड़ा होता है या छोटा। व्हाट आर सस्पेंशन राइट इज प्रॉपर्टी, सोल्यूट पार्टिकल इज नॉट डिजोल्व इन द वाटर एंड रिमेन सस्पेंड, जो नीचे बैठ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। और ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, जो किससे, कोलाइडी विलयन से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा गया, कौन सा कोशिकांग है जो अधिकतक आदि गतिविधियों को नियंत्रित करता है। विच सेल ऑर्गेनाइज कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज, कौन कंट्रोल करता है, केंद्रक। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियस। यहाँ पे प्लास्टिड के बारे में बताना है। पादपों की जड़ों में कौन सा मिलता है, ल्यूकोप्लास्ट मिलता है। पादपों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, और पादपों की पंखुड़ियों में क्रोमोप्लास्ट मिलता है। ऐसा क्वेश्चन आगे भी आया है। नेक्स्ट देखते हैं 29th में, रेखित अरेखित और हृदय पेशियों के बीच में डिफरेंस बताना है, तो अच्छे से करके जाइएगा लर्न। रेखित कैसी होती है, कंट्रोल हम जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अरेखित और हृदय जो पेशी है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रेखित में लाइनें होती है, अरेखित और हृदय में लाइनें नहीं होती है। ये दोनों अनब्रांच्ड होती हैं, जबकि हृदय कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। तो थोड़ा याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों माना जाता है, क्योंकि एक से अधिक स्पेशलाइज सेल से मिलकर बने होते हैं। फ्लोएम में मृत घटक कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर। और फ्लोएम ऊतक का कार्य क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इंग्लिश मीडियम में भी हम समझ गए हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया, गति एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर आ जाएगा। यदि वस्तु की गति लगातार कम हो रही है तो वस्तु को विरामावस्था या रिटायर्ड मोशन कहा जाता है। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी एंड SI यूनिट इज ms², क्या हो जाता है, ms² हो जाता है। जड़त्व किसे कहते हैं, इनर्शिया किसे कहते हैं, एंड द फैक्टर ऑफ इनर्शिया डिपेंड। तो गति में जो परिवर्तन आता है उसे हम इनर्शिया कहते हैं, जिसके कारण इसका क्या हो सकता है, चाल, गति की दिशा या द्रव्यमान। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। नेम टू फैक्टर दैट डिटरमाइन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एक तो द्रव्यमान और एक वेग। क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के संवेग को निर्धारित करने वाले दो कारक कौन से, द्रव्यमान और संवेग। इसके बाद निम्नलिखित का संवेग अधिक होगा, यहाँ पे हमें बताना है कि इसका संवेग अधिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है, वह कौन से कारक है जिससे फसल के सुधार में किए जा सकते हैं, किससे सुधार कर सकते हैं। अगर फसल में क्या है, प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, रोग से लड़ने की क्षमता अधिक है। व्हाट आर द मेन फैक्टर, द वैरायटी ऑफ द
इम्प्रूवमेंट कैन बी डन। तो क्या है, अगर उसमें डिजीज़ क्या है, डिजीज़ से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है, उसके अंदर अच्छे उर्वरक यूज़ किए गए, उत्पादकता ज़्यादा है, गुणवत्ता ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी है उसकी, तो वो क्या होगी, एक अच्छी किस्म की फसल हो सकती है। पोषक तत्वों की कमी से फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, हाउ डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट इफेक्ट इन द क्रॉप, उसकी ग्रो नहीं होगा अच्छे से, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, फूल जो बीज बनना है वो अच्छे से नहीं बनेगा। कार्बनिक खेती किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक फीचर, जिसमें कीटनाशियों का प्रयोग नहीं किया जाए, किसी केमिकल का प्रयोग ना किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक खेती कहते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कहा गया। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंस बताना है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रोकैरियोट छोटी सेल होती है, यूकैरियोट थोड़ी बड़ी सेल होती है, लार्ज होती है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है। सभी ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, प्रोकैरियोट में इतनी ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते, ये प्रिमिटिव होती है प्रोकैरियोटिक, जबकि जो नई वाली यूकैरियोटिक सेल है वो क्या होती है, एडवांस होती है और ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, प्लास्टिड किस कोशिका में मिलता है, प्लांट कोशिका में मिलता है। विच सेल प्लास्टिड प्लांट में मिलता है। 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अभी आया था, इसकी लोकेशन पीछे से आप देख सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, और स्टोरेज का काम करते हैं, ऑयल का, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब है कि कलर होता है, इनके कलर देते हैं ये। तो ये कहाँ मिलेंगे, फूल की पंखड़ियों में मिल जाएंगे, जहाँ पे प्लांट को कलर देना है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जो जहाँ पे फूड बनाना है, तो पत्तियों में होता है, जहाँ पे क्या बनाते हैं, ये फूड बनाने में हेल्प करते हैं। देखो अच्छे से समझा दिया ना मैंने। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, गोल्जी उपकरण की संरचना क्या है, कार्य बताइए इसके। और केंद्रक का कार्य क्या है, केंद्रक का कार्य क्या है, कंट्रोल करना, पूरी सेल को कंट्रोल करना। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 35 क्वेश्चन में देखो क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम बताने हैं। जल, तापमान, नमी, हवा और सरफेस एरिया, ये क्या करते हैं, वाष्पीकरण को या इवेपोरेशन को क्या करते हैं, उसके कारक हैं, फैक्टर हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, पसीना जल्दी सोखती है और इवेपोरेट कर देती है। ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन किसे कहते हैं, गैस से ठोस और ठोस से गैस बनना क्या हो जाता है, ऊर्ध्वापातन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, यदि कोई वस्तु एक के बारे में बताइए, क्या निष्कर्ष निकालेंगे, जिसका साथ सीधी रेखा में मिलता है, सीधी रेखा में मिलता है तो वो एक समान गति से चल रही है। वह कौन सी राशि है जिसमें वेग ग्राफ रेखा के नीचे क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, दूरी या विस्थापन में से क्या कहेंगे, दूरी या विस्थापन। आगे के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इनको सॉल्व करके कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको इसका भी वीडियो बना दूंगी, तो देख सकते हैं आप। थैंक यू गाइज।